जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शहडोल में। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के उत्तरवर्ती शासकों का, जो जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट के रूप में अपना कार्यभार संभाला। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अकबर के शासनकाल में आरंभ हुआ मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत पतन की ओर अग्रसर होने लगा। यह अयोग्य उत्तरवर्ती अधिकारी, कमजोर प्रशासनिक नीतियां, बदलते राजनीतिक परिदृश्यों का समग्र परिणाम था। इस दौरान लघु अंतराल पर शासकों का परिवर्तन होता रहा, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति में, जो 1862 जिनकी मृत्यु हो गई, उसके साथ में समाप्त हो जाता है। मुगल दरबार विभिन्न गुटों में बटा हुआ था, जिनमें सैयद बंधु थे। सैयद बंधु भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से विख्यात थे। इन्होंने कुल 4 लोगों, जिनमें फार्रुखसियार, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला और मोहम्मद शाह को मुगल बादशाह बनाया। सैयद बंधु 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली बराह। सैयद बंधुओं के विरोधी नेताओं में तुरानी दल के चिनकिलिज खां, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है, का प्रमुख योगदान था। इन्हीं के प्रयासों से मुहम्मद शाह रंगीला के समय में इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई थी। अगला है तुरानी गुट। ये मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। सैयद बंधुओं के पतन के बाद मुगल दरबार में इसी गुट का बोलबाला था। इस गुट में निजामुल मुल्क, जिसे चिनकिलिज खां कहा जाता है, अमीर खां और जकारिया खां प्रमुख थे। ईरानी गुट, तीसरा ईरानी गुट, ये शिया मुसलमान थे। इस गुट में जुल्फिकार खां, सादत खां, अमीर खां और इरशाद खां प्रमुख थे। अफगानी गुट, इस गुट में अली मोहम्मद खां एवं मोहम्मद बंगस प्रमुख थे। अब बात करेंगे मुगल साम्राज्य के पतन की, तो 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। वह मुगल साम्राज्य का पतन तीव्र गति से शुरू हो गया। 1707 ईस्वी के बाद का समय उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। यदुनाथ सरकार, श्री राम शर्मा और लीवरपूल जैसे इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। इतिहासकारों का दूसरा गुट, जिसमें सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अतहर अली जैसे इतिहासकार हैं, मुगल साम्राज्य के पतन को दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं। औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब की राजपूत व धार्मिक नीति, अमीरों का बढ़ता हुआ प्रभाव, विदेशी आक्रमण, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का प्रभाव और दुर्बल उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बने। औरंगजेब ने अपनी वसीयत छोड़ी थी, जिसके अनुसार उसकी मृत्यु के उपरांत मुगल साम्राज्य को उसके 3 जीवित पुत्रों में बांटा जाना था। किंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम, आजम व काम बख्श में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे, जिसमें मुअज्जम को काबुल, आजम को गुजरात व काम बख्श बीजापुर का सूबेदार था। अब हम बात करेंगे शासकों की, तो पहला है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, इसने 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक सिंहासन को संभाला है। ये बहुत बूढ़ा था, 65 वर्ष की आयु में ये बादशाह बना। तो 18 जून 1707 ईस्वी को मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को सामूगढ़ के निकट जाजौ के युद्ध में पराजित किया। वह आजम जिसमें मारा गया। मुअज्जम शाह आलम बहादुर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली का बादशाह बना। यह 65 वर्ष की आयु में बादशाह बना था। यह शांतिप्रिय शासक था। इसने मराठों व राजपूतों के साथ मैत्री की नीति अपनाई। बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर समाप्त कर दिया। मेवाड़ व मारवाड़ की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लड़े गए उत्तराधिकार के युद्ध में उसके पुत्रों ने इतनी निर्लज्जता दिखाई कि बहादुर शाह का शव 1 माह तक बिना दफनाए पड़ा रहा। कई इतिहासकारों के अनुसार बहादुर शाह का जो शव था वो 10 दिन तक पड़ा रहा। सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इतिहासकार खाफी खां के अनुसार बहादुर शाह शासन कार्यों के प्रति इतना लापरवाह था कि लोग उसे शाहे बेखबर कहते थे। फिर उसके बाद में उसकी गद्दी पर बैठता है दूसरा शासक जहांदार शाह। ये उत्तरवर्ती शासक है मुगल के, जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से लेकर के 1713 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा। बहादुर शाह का पुत्र जहांदार शाह अपने भाई अजीम उस शान, रफी उस शान तथा जहान शाह की हत्या कर मुगल बादशाह बना। एक शक्तिशाली ईरानी अमीर जुल्फिकार खान ने जहांदार शाह को सिंहासन प्राप्त करने में मदद की थी। जुल्फिकार खान को बादशाह ने अपना वजीर बनाया।
इसने यह औरंगजेब के वजीर असद खां का पुत्र था। जहांदार शाह के समय ही मुगल अमीरों का प्रशासन में हस्तक्षेप शुरू हुआ। वह बादशाह अमीरों के हाथ की कठपुतली बन गए। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जुल्फिकार खान ने जागीरों के अंधाधुंध बंटवारे पर रोक लगा दी। जुल्फिकार खान ने भू राजस्व की वसूली को ठेके पर दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया। इससे कृषक वर्ग पर अत्याचार में वृद्धि हुई। जुल्फिकार खान ने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर किया। इसने जाट शासक चूड़ामन व बुंदेला शासक छत्रसाल के साथ अच्छे संबंध बनाए, किंतु सिख एवं बंदा बहादुर के विरुद्ध दमन की नीति जारी रखी। जुल्फिकार खान ने अपने एक चाटुकार सुभाष चंद्र को दीवान बनाया, राजस्व मामलों का प्रधान बना दिया तथा सुभाष चंद्र को राजा की उपाधि दी। जहांदार शाह ने दक्कन में मराठों को चौथ व सरदेशमुखी की वसूली का अधिकार इस शर्त पर दिया कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी द्वारा किए जाएंगे। जहांदार ने अजमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी व 7,000 के मनसब के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार शाह अत्यधिक भ्रष्ट व अनैतिक चरित्र का व्यक्ति था तथा लाल कुंवर नामक एक वेश्या का उस पर काफी प्रभाव था। जहांदार शाह को अजीम उस-शान के पुत्र फारूक सियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से अपदस्थ कर दिया। जहांदार शाह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के साथ भाग गया और उसने भागकर वकील ए मुतलक असद खां के घर में शरण ली, परंतु असद खां ने फारूक सियार से झगड़ा करना उचित नहीं समझा। फारूक सियार के आदेश पर जहांदार शाह को उसकी प्रेमिका लाल कुंवर के हाथों से छीनकर 11 फरवरी 1713 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी। उसने कुल 11 माह शासन किया। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। खाफी खां के अनुसार जहांदार शाह का समय गायकों, नर्तकी व नाट्य कर्मियों के लिए अनुकूल था। तीसरा शासक है फारूक सियार। यह 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा। फारूक सियार सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से बादशाह बना। फारूक सियार ने अपने पिता अजीम उस-शान की उत्तराधिकार युद्ध में हत्या की सूचना पाते ही पटना में अपने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। फारूक सियार ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य का वजीर व हुसैन अली खां को मीर बख्शियत सेनापति बनाया। सैयद हुसैन अली खां बिहार के नायब सूबेदार थे। अजीम उस-शान ने हुसैन अली को 1708 में बिहार का नायब सूबेदार बनाया तथा 1711 में अब्दुल्ला खां को इलाहाबाद का नायब सूबेदार नियुक्त किया। अब्दुल्ला खां का वास्तविक नाम हसन अली खां था। बहादुर शाह प्रथम ने उसे अब्दुल्ला खां की उपाधि प्रदान की। सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। हिंदुस्तानी गुट में विदेशी मूल के वे मुसलमान थे जिनका जन्म भारत में हुआ। सैयद बंधु इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है। फारूक सियार ने असद खां की जागीरें जब्त कर ली तथा जुल्फिकार खां को फांसी दे दी। फारूक सियार ने तुरानी गुट मध्य एशियाई मूल के एक अमीर चिनखलिज खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की तथा उसे निजामुल मुल्क और खान खाना की भी उपाधि दी। फारूक सियार ने बंदा बहादुर को दबाने के लिए तुरानी गुट के अमीर अब्दुल समद को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। अब्दुल समद व उसके पुत्र जकारिया खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने सिख के नेता बंदा बहादुर को गुरदासपुर में पकड़कर 19 जून 1716 ईस्वी को दिल्ली में उसकी निर्मम हत्या करवा दी। फारूक सियार ने जोधपुर मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री से विवाह किया। एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने फारूक सियार के एक असाध्य रोग की चिकित्सा की, जिससे प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बिना सीमा शुल्क लगाए व्यापार करने की छूट प्रदान की। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्रा कार्टा कहा जाता है। फारूक सियार ने सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू किए। इसने गुजरात के सूबेदार दाऊद खां को संदेश भेजा कि वह हुसैन अली को मार डाले, किंतु हुसैन अली ने दाऊद खां को ही मार डाला। हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से 1719 में दिल्ली की संधि की, जिसके तहत उसने समस्त दक्षिण में चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार साहू को दे दिया। हुसैन अली खां मराठा सैनिकों के साथ दिल्ली आ गया। वह सैयद बंधुओं ने महत्वपूर्ण अमीरों को अपने पक्ष में कर फारूक सियार को अपदस्थ कर 28 अप्रैल 1719 ईस्वी में उसका वध कर डाला, मार डाला। फारूक सियार की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफी उस-शान के 2 पुत्रों रफी उद दर्जात व रफी उद दौला को
क्रमशः सम्राट बनाया। रफी उद्दरजात ने 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक केवल 3 माह 4 दिन के लिए शासन किया। रफी उद्दरजात सबसे कम समय के लिए शासन करने वाला मुगल शासक था। इसके बाद रफी उद्दौला 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। इसने 3 माह 11 दिन तक शासन किया। रफी उद्दरजात की 6 रोग से मृत्यु हो गई। उसके बाद रफी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से बादशाह बनाया। उसकी भी कुछ दिनों में पेचिश से मृत्यु हो गई। फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा गया। रफी उस शान के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने जहान शाह बहादुर शाह का जो चौथा पुत्र था उसको 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला मुगल बादशाह बनाया। फारुखसियर ने गद्दी पर बैठते ही जजिया कर को समाप्त कर दिया। मुगल शासकों में जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा 1720 ईस्वी में हटाया गया था। अब हम बात करेंगे मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है वो 1719 ईस्वी में शुरू होता है और 1748 ईस्वी तक ये मुगल गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं के खिलाफ निजामुल मुल्क सादत खां, हैदर खां, मोहम्मद अमीन खां और एतमादुद्दौला के साथ मिलकर के साथ षड्यंत्र रचा। हैदर खां ने 1720 में हुसैन अली की हत्या कर दी। अपने छोटे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अब्दुल्ला खां ने सेना एकत्रित की, किंतु हसनपुर नामक स्थान पर 13 नवंबर 1720 को वह पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। 1722 में अब्दुल्ला खां की जहर देकर हत्या कर दी गई। सैयद बंधुओं के पतन का मुख्य कारण तुरानी गुट का अधिक शक्तिशाली होना था। मोहम्मद शाह ने अपने अमीन खां को वजीर बनाया। जनवरी 1721 में अमीन खां की मृत्यु के बाद 1722 में निजामुल मुल्क को वजीर बनाया गया, किंतु दरबारी षड्यंत्रों से तंग आकर वह वजीर का पद छोड़कर 1724 ईस्वी में मालवा एवं गुजरात पर मराठा आक्रमण को रोकने का बहाना लेकर दक्कन आ गया। इस पर मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया तथा मुबारिक खां को निजामुल मुल्क को कुचलने का आदेश दिया। 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को पराजित कर दिया और 1724 में ही स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जाह की उपाधि दी। निजामुल मुल्क के दक्षिण में जाने के बाद क्रमशः कमरुद्दीन जो अमीर खां का पुत्र था, रोशन उद्दौला और खाने दौरों को वजीर बनाया गया। मोहम्मद शाह रंगीला ने जाट सरदार चूड़ामन से दोस्ती कर ली तथा मराठा शासक साहू को दक्कन के 6 प्रांतों का चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दिया। इसके बदले साहू ने दक्कन में 15,000 घुड़सवारों द्वारा मुगलों को मदद करने का वादा किया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में कई स्वतंत्र राज्य हुए, जिसमें बंगाल जिसका संस्थापक मुर्शिद कुली खां था, अवध उसका संस्थापक सादत खां था, हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क था, भरतपुर का बदन सिंह, फारुखाबाद का मोहम्मद खां बंगस और कटेहर का रुहेला सरदार और कर्नाटक का सादातुल्ला खां। मोहम्मद शाह के साथ में उर्दू व संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। सादा रंग व अदा रंग इसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। मोहम्मद शाह को उसके विलासी आचरण के लिए रंगीला कहा गया है। आधुनिक उर्दू शायर के जन्मदाता चली दक्कली को उनकी उर्दू शायर के लिए मोहम्मद शाह ने सम्मानित किया था। चली दक्कली ने गुरु सूफी कवि शाहदुल्ला गुलशन थे। सूफी कवि शाहदुल्ला गुलशन थे। वली ने दीवानी नाम से संग्रह की रचना भी की थी। तो हमने अभी जो है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारुखसियर और मोहम्मद शाह के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी शासकों के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।